नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं पंकज सर ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच में। आइए एक विशेष टॉपिक, हिंदी के विशेष टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे। सीधे अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा छंद। जैसे ही छंद की बात आती है तो सबसे पहले हमारे एक दिमाग में मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि छंद किसे कहते हैं, क्या होता है। देख लेते हैं कि कैसी रचना होती है जिस रचना में वर्णों एवं मात्राओं की विशेष व्यवस्था संगीतात्मक लय एवं गति की योजना रहती है, उसे ही छंद कहते हैं। एक बार समझ लेते हैं कि जिस रचना में कोई भी काव्य पंक्तियां आई हों तो जिसमें वर्णों मात्राओं की विशेष व्यवस्था मतलब क्रम में संगीतात्मक लय एवं गति की योजना रहती है, उसे ही छंद कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित बसों हृदय सुरभूप। तो हम बस एक ही पंक्ति को लेकर देख रहे हैं कि इसमें देखिए वर्णों जो शब्द बने हुए हैं, आए हुए इनमें वर्णों एवं मात्राएं इसमें लगी हुई हैं एवं संगीतात्मक लय युक्त है। ये पंक्तियां लय संबद्ध हैं, संगीतात्मक लय से बंधी हुई हैं और गति की योजना भी है। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। ध्यान दीजिए, देखिए इनको जैसे ही उनको हम पढ़ते हैं, उच्चारित करते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। तो इनमें देखो संगीतात्मक लयबद्ध है, संगीत से लयबद्ध है और गति भी है, विशेष वर्णों और मात्राओं की विशेष व्यवस्था भी है। तो इससे इन सभी से बद्ध जो रचना होती है, जो पंक्ति होती है, उसे ही हम छंद कहते हैं। और एक बात फिर हम समझ लेते हैं कि छंद का सर्वप्रथम वर्णन कहां पर मिलता है। अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि छंद का सर्वप्रथम वर्णन कहां पर मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम वर्णन हमें ऋग्वेद के नवे मंडल के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। नवे मंडल के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। और एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छंद हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी जो भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में छंद युक्त पहली रचना कौन सी है? पहली रचना कौन सी मानी जाती है? मतलब जब रचनाएं लिखी गई छंद युक्त, तो वो पहली रचना कौन सी थी? तो वो थी छंदमाला। कौन सी थी? छंदमाला, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? केशवदास जी के द्वारा लिखी गई थी, जो केशवदास जी द्वारा रचित है। एक प्रश्न इससे और बनता है, छंद से ही टॉपिक को लेकर के बहुत बार पूछा है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है अन्य एग्जाम में, यूपी स्टेट की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछा गया है कि छंद शास्त्र अन्य किस दूसरे नाम से जानते हैं। क्या पूछा गया है कि छंद शास्त्र को किस एक अन्य नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हमें आप लोगों को कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके इस प्रश्न के उत्तर का क्या प्रश्न, एक बात पुनः सुन लीजिए कि छंद शास्त्र को अन्य किस दूसरे नाम से जाना जाता है।
ठीक है, आप अवश्य कमेंट करिएगा, कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को जरूर अवश्य बताइएगा। आगे देख लेते हैं कि छंद, आगे देख लेते हैं जो छंद की रचना है किस प्रकार होती है। छंद की रचना, हम जानते हैं छंद की रचना में जो सहायक तत्व होते हैं तो उनकी सहायता से छंद की रचना की जाती है। तो इसी क्रम में छंद के संघटक तत्व, इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इन्हीं की सहायता से, इन्हीं 8 संघटक तत्वों की सहायता से संरचना की जाती है, रचना निर्मित की जाती है छंद की। वो कौन कौन से 8 संघटक तत्व हैं देख लेते हैं। चरण, मात्रा, क्रम, वर्ण, यति, गति, तुक एवं गण। इन 8 संघटक तत्वों की सहायता से कोई भी रचना रचित की जाती है। इन्हीं की सहायता से छंद निर्मित किया जाता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं। जैसे अब एक पर चर्चा कर लेंगे कि चरण क्या होता है, मात्रा क्या होती है, क्रम क्या होता है, वर्ण क्या होता है, यत क्या होती है, गति क्या होती है, तुक क्या होता है, गण क्या होता है। इन्हीं की सहायता से हम छंद की रचना करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी काव्य पंक्तियां लिखी हों, जैसे अभी एक ही उदाहरण लिखा था आप लोगों के समझ, जैसे पवन, तनय, संकट, हरण, मंगल, मूरति, रूप, राम, लखन, सीता सहित, हृदय, बसों, सुर, भूप। तो ये पंक्तियां जो आई हैं काव्यगत, तो हमें ये देखना है, इसे हमने छंदगत पंक्तियां निर्मित करी। तो ये अब देखना है इसमें चरण क्या होता है, मात्रा क्या होता है। इन्हीं की सहायता से ये पंक्तियां निर्मित हो पाएंगी। आप स्पष्ट समझ लीजिए, इन्हीं की सहायता से हम ये पंक्तियां निर्मित कर पाए हैं। तो जब हम इन्हीं की सहायता से पंक्तियां निर्मित कर पाए हैं, तो अब समझ लेते हैं इनमें कि चरण क्या होता है। देखिए चरण, सबसे पहले बात कर लेते हैं चरण पर। पवन, तनय, संकट, हरण। चरण क्या होता है? जब हम कोई काव्य पंक्तियां लिखते हैं, तो जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो जहां जिस जगह पर हम ठहराव लेते हैं, बोलना प्रारंभ करते हैं, और जिस जगह पर कुछ समय के लिए हम रुकते हैं अपनी सांस लेने के लिए, जैसे पवन, तनय, संकट, हरण, यहाँ पर हमने ठहराव लिया। मंगल, मूरति, रूप, यहाँ पर ठहराव लिया। तो जो ये प्रारंभ से लेकर जहां तक ठहराव जब जिस समय तक मिलता है, उसी को हम चरण कहते हैं। तो देख लेते हैं, ये एक चरण हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया, चौथा चरण ये हो गया। इस प्रकार इन पंक्तियों में 4 चरण आए हुए हैं। मात्रा क्या होती है? उच्चारण, जब किन्हीं भी शब्दों का हम उच्चारण करते हैं काव्य पंक्तियों के अंतर्गत, तो उच्चारण करने में, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, उसी को हम मात्रा कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं पवन, इसमें कोई छोटा की मात्रा साइलेंट है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे सीता, तो जो ये सा पर बड़ी की मात्रा लगी है, ता पर बड़ा की मात्रा लगी है। तो ये जो यही मात्राएं, यही जो हमें कहने में समय लग रहा है, जैसे सीता, तो इसमें जो समय लग रहा है उच्चारण करने में, इसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्राएं हम 2 प्रकार से काउंट करते हैं, एक लघु और दूसरा गुरु। लघु का साइन होता है 1 मात्रा, और गुरु का साइन होता है इस प्रकार, इस अक्षर के आकार के रूप में। इसे 1 गिनते हैं, इसे इनकी इस गुरु में 2 मात्राएं होती हैं, 2 काउंट करते हैं। क्रम क्या होता है? देखिए हम यहाँ पर क्रम निर्धारित कर रखे हैं। पवन, तनय, संकट, हरण। क्रम मतलब वर्णों एवं मात्राओं का सुव्यवस्थित क्रम। मतलब यदि हम वर्णों को इधर उधर पलट दें या शब्दों को ही आपस में हम हेर फेर कर दें, तो संगीतबद्ध नहीं हो पाएंगी हमारी पंक्तियां। जैसे तनय, पवन, हरण, संकट ये कह कर दें, तो हमारा संगीतात्मक लयबद्ध पंक्तियां संगीतमय नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें वर्णों और मात्राओं का प्रॉपर क्रम व्यवस्थित करना होता है। तो ये जब क्रम व्यवस्थित होते हैं वर्ण और मात्राएं, तो हमारी संगीतबद्ध रचना निर्मित हो जाती है। वर्ण क्या होता है? ये
शब्द में शब्दों की वर्णों की सहायता से हम शब्द को वर्णित निर्मित करते हैं। और इसकी डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि जैसे कहे अ, इसको हम एक प्रतीक चिन्ह से हमने कहा अ, तो आपको यदि प्रतीक चिन्ह दे दें अ, तो यही हमारा क्या हो गया? वर्ण हो गया। क, ख, ये वर्ण हो गए। इन्हीं वर्णों की सहायता से हम शब्द को निर्मित कर लेते हैं। ठीक है। यदि क्या होती है? यदि किसे कहते हैं? बहुत प्रश्न पूछा जाता है, कई बार कई अन्य स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है, अपने यूपी स्टेट में भी 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि यदि किसे कहते हैं। तो जब हम चरण पढ़ते हैं, जब काव्य आई हुई पंक्तियों को हम पढ़ते हैं, तो जहां पर चरण का ठहराव होता है उस ठहराव को यदि कहते हैं। जैसे पवन तनय संकट हरण, हमें हरण के बाद ये ठहराव मिला। मंगल मूर्ति रूप, यहां पर हमको ठहराव मिला इस जगह पर, तो इसको क्या कहते हैं? यदि। यहां पर यदि है, यहां पर यदि है, इस दूसरी पंक्ति में देखते हैं यहां पर यदि है और यहां पर यदि है, जहां पर हमें ठहराव मिलता है, इसी को हम चरण पढ़ते समय जिस जगह पर हमें ठहराव मिलता है उस ठहराव को ही हम क्या कहते हैं? यदि कहते हैं। गति क्या होती है? इन पंक्तियों को पढ़ने में जो है फ्लुएंसी होती है, एक्यूरेसी, हमारी तारतम्यता बनी रहे, इसी को हम क्या कहते हैं? गति। जैसे दूसरा उदाहरण लें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरु पवन कुमार। तो इतनी फ्लुएंसी, फ्लो में बोल रहे हैं। यदि इनमें से किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य में, काव्यगत आई हुई पंक्तियों में शब्दों का या कहने पदों का हेरफेर हो जाए, क्रम बिगड़ जाए, तो हमारे संगीतबद्ध वो पंक्तियां नहीं हो पाएंगी। इसीलिए गति का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारे वो ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्णों और मात्राओं को ऐसे सुव्यवस्थित क्रम में लगाया जाए कि हमारी पंक्तियां संगीतबद्ध हो जाएं, लयबद्ध हो जाएं। ठीक है। तो किसे कहते हैं? जो चरण के अंत में जो ये स्वर कह लें या व्यंजन कह लें, जो अंत में जो हमारा तुक मिलता है, तुकबंदी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ये तुकबंदी नहीं हो पाती है तो तुकांत छंद कहते हैं। यदि तुकबंदी हो जाती है तो उसे तुकांत छंद कहते हैं। जैसे कह रहे हैं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और यहाँ पे देखिए रूप, तो रूप और भूप में तुकबंदी है, तो इसलिए यहाँ पर कैसा ये छंद है? इतनी बात में समझ में आ गई कि तुकांत छंद हुआ। यदि यहाँ पर तुकबंदी ना हुई होती तो हमारे अतुकांत छंद बन जाता। कोई बात नहीं, ये होता है। तो गढ़ क्या होता है? गढ़ किसे कहते हैं? 3 वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द को हम गण कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी निर्धारित किया गया है छंद में। कौन सा वो सूत्र है? देख लेते हैं। कौन सा है सूत्र? य माता राज भान सलगा, सलगा, य माता राजभान सलगा, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। ठीक है। तो यमाता राजभान सलगा। ठीक है। लेकिन एक बात हमें ध्यान देनी होती है कि हमारे यहाँ जो यूपी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रायः हम लोगों के यहाँ सिलेबस में मात्रिक छंद है, और ये इसका कार्य मतलब हमें पड़ता है वर्णिक छंद में। वर्णिक छंद में तो हम सीधे वहीं पर आ रहे हैं कि इसके भेद में। ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया, चरण क्लियर हो गया, मात्रा स्पष्ट हो गई, क्रम क्या होता है, वर्ण क्या होता है, यद क्या होती है, गति क्या होती है, तुक क्या होता है, गण हमेशा समझ में आ गया। अब आगे सीधे सीधे चलते हैं इसके वर्गीकरण पे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार वैसे प्रायः छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णिक छंद, वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, और तीसरा उभय छंद, उभय छंद। इसी को स्वच्छंद छंद, स्वच्छंद छंद, ठीक है, या फिर कह सकते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, वर्णिक छंद क्या होता है? ऐसी रचना काव्यगत पंक्तियां जिनमें वर्णों की सहायता से हम पहचान करते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। इनमें वर्णों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? वर्णों की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। और ये इनकी संख्या, मात्रिक छंदों की भी संख्या 10 होती है। इनमें मात्राओं की, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मात्रिक छंद, तो इनमें मात्राओं की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? मात्राओं की प्रधानता होती है। इन्हें हम मात्रा के आधार पर पहचान करते हैं। जैसे मात्रिक छंद सबसे बात, अब हम लोगों के यहाँ एग्जाम में ये पॉइंट 99%
99% प्रश्न हमारे सिलेबस में यहां से बनते हैं। ओके, देख लेते हैं मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। मात्रिक छंद कौन, इनकी संख्या 10 है। कौन कौन से हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई, वरवय, गीतिका, गीतिका, हरिगीतिका, गीतिका, कुंडलिया, कुंडलिया, कुंडलिया होता है। वीर, वीर को आधा भी कहते हैं, आधा भी कहते हैं, और छप्पर। ठीक है, एक इसमें छूट गया रोला। ठीक, इस प्रकार हमारे इनकी मात्रिक छंदों की संख्या हमारी 10 होती है। दोहा, सोरठा, चौपाई, वरवय, गीतिका, हरगीतिका, रोला, कुंडलिया, वीर और छप्पर। ठीक है, तो मात्रिक छंद हम इन्हें मात्राओं के आधार पर पहचानते हैं। जैसे दोहा है कि जो भी काव्य पंक्तियां से हम लोगों ने उदाहरण लिखा था कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूलत रूप राम लखन सीता सहित बसो हृदय सुरभूप। तो इन हमें जैसे मेरी भो बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की छाई परे श्याम हरित दूत हुई, कोई भी पंक्तियां आ जाए तो हमें लेकिन ये उन पंक्तियों की पहचान करना है कि इनमें से कौन सा छंद है। दोहा है कि सोरठा है कि इनमें चौपाई है कि वरवय है, गीतिका है, हरगीतिका है, उल्लाला है, छप्पर है, वीर है, रोला है, कौन सा छंद है, किस प्रकार का छंद है। तो हम इनकी पहचान करने के लिए हम मात्रा के आधार पर इनकी सबकी पहचान करते हैं। हम मात्राओं को काउंट करके बता पाते हैं कि इसमें दोहा छंद है, इसमें रोला छंद है, इनकी अलग सबकी पहचान है। ठीक है ना। तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अब हम आप लोगों से यही हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं, आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो और हम बस यही कहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।